अभी हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेनली कौन कौन सी ऑर्गन आती हैं, या हम कह सकते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके कौन कौन से पार्ट हैं एक सीक्वेंस में। तो सबसे पहले ओवरीज, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब, देन यूट्रस आ जाएगा। यूट्रस के दो पार्ट अगर सीक्वेंस में, तो ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद होगा हॉर्न ऑफ द यूट्रस, देन बॉडी ऑफ द यूट्रस, उसके बाद सर्विक्स, वेजाइना एंड वल्वा। और अगर हम वल्वा से स्टार्ट करके ओवरी तक जाएंगे तो सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, वल्वा, वेजाइना, सर्विक्स, बॉडी ऑफ द यूट्रस, हॉर्न ऑफ द यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड देन ओवरीज। तो सबसे पहले एक जो फीमेल होती है उसके अंदर दो ओवरीज होती हैं। दो ओवरी, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। तो ओवरी का मेन काम क्या होता है, एक तो ओवरी का काम है ओवा का प्रोडक्शन। मैंने पहले ही बताया था, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ओवा फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से ओवा रिलीज होने वाले प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे, ओव्यूलेशन। दूसरा, ओवरी क्या काम करती है, ओवरी जो फीमेल हार्मोन है ना उनका प्रोडक्शन करती है। जैसे कौन कौन से हार्मोन है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट है ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट को और क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के मेनली तीन पार्ट कौन कौन से हैं, इन्फंडिबुलम, एम्फुला और इस्थमस। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स के अंदर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सी है, तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ रूमिनेंट इज एम्फुलरी इस्थमिक जंक्शन। तो एक काम तो क्या हो गया ओविडक्ट का, फर्टिलाइजेशन का, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इसी का जो पार्ट है ना एम्फुला और इस्थमस उसके जंक्शन पे हो रहा है। दूसरा, ये ओवा को कैरी करती है फ्रॉम ओवरी से लेकर और जो उस पार्ट तक जहाँ पे फर्टिलाइजेशन यानी कि एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन तक, वहीं स्पर्म आ जाता है, दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और पहला काम, दूसरा एक ये ओवा को कैरी करने का। तो ये दो काम हो गए ओविडक्ट के। नेक्स्ट है यूट्रस। यूट्रस को हम और क्या कहते हैं, वूम्ब, WOMB। ये मेनली दो पार्ट्स, एक यूट्राइन हॉर्न और दूसरा यूट्राइन बॉडी। यूट्राइन हॉर्न्स वो स्ट्रक्चर है जिसको पालपेट करने के बाद हम ये बताते हैं कि जो एनिमल है वो प्रेग्नेंट है या नहीं। जब हम रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो हम इन हॉर्न्स को ही पालपेट करते हैं। और यूट्रस का क्या काम है, एक ये जो यूट्रस है, जब पार्चुरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है उसमें यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसकी मदद से जो फीटस है उसका एक्सपल्शन। तो यूट्रस का एक काम क्या हो गया कि फीटस एक्सपल्शन में हेल्प करता है। दूसरा काम क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो आके यूट्रस में इम्प्लांट कर जाता है, तो इम्प्लांट होने के बाद उसका जो नरिशमेंट होता है वो सारा प्रोसेस कहाँ होता है, यूट्रस में, तो उसमें हेल्प करता है। और एक और इससे पहले जो बताया था वो क्या था, जब पार्चुरेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा उस दौरान जो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिससे फीटस एक्सपेल हो जाएगा बाहर। नेक्स्ट है सर्विक्स। सर्विक्स को हम क्या कहते हैं, लैंडमार्क ऑफ एआई। जब हम एआई करते हैं तो सबसे पहले हम सर्विक्स को पालपेट करके और फिर हम जब हम पहले सर्विक्स को पालपेट करते हैं उसको होल्ड करते हैं, फिर एक्सटर्नल ओस जो ओपनिंग होती है सर्विक्स के अंदर उसको पालपेट करते हैं, फिर हम गन को पास करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि लैंडमार्क ऑफ एआई, तो लैंडमार्क ऑफ एआई क्या होगा, सर्विक्स। अब सर्विक्स का काम क्या क्या है, एक तो ये ज्वाइन करता है यूट्रस को और वेजाइना को, मतलब एक कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है बिटवीन द यूट्रस एंड द वेजाइना। और एक सीमेन का पास, सीमेन है ना, वो सीमेन पैसेज में हेल्प करता है कोपुलेशन के दौरान। नेक्स्ट है वेजाइना। वेजाइना क्या, एक तो कोपुलेटरी ऑर्गन है, उसके एक दूसरा काम क्या है, एक्ट एज ए बर्थ कैनाल। ये बर्थ कैनाल का भी काम करती है अलोंग विद सर्विक्स।
नेक्स्ट है वल्वा। वल्वा क्या होगा, जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, वल्वा। अब वल्वा का काम क्या क्या है, एक तो ये जो अंदर का जो भी इन्वायरमेंट है उसको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, और ये पेनिस को सबसे पहले रिसीव करती है ड्यूरिंग कोपुलेशन के दौरान सबसे पहले पेनिस वल्वा से होता हुआ अंदर एंटर करता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, मतलब इसको हम कहते हैं पीडी या प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। हमें डायग्नोस करके ये बताना है कि जो एनिमल है वो प्रेग्नेंट है या नहीं। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम ये डायग्नोसिस कर सकते हैं, इस टॉपिक में हम वो डिस्कस करेंगे। तो ये जनरली 4 तरीक़ों से किया जाता है। पहला एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, दूसरा इंटरनल एग्जामिनेशन, थर्ड वन इज़ बायोकेमिकल एग्जामिनेशन एंड फोर्थ वन इज़ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन जिसमें ये अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह आते हैं, इनको कहते हैं रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। और बायोकेमिकल एग्जामिनेशन में किसी केमिकल की मदद से अगर हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर रहे हैं तो वो आ जाएगा बायोकेमिकल में। एक्सटर्नल आपको पता है भाई, टीट और अडर को देख के या फिर उसका जो एब्डोमिनल एरिया है उसका साइज एनलार्ज हो रहा है उसको देख के। और इंटरनल एग्जामिनेशन में आ जाता है ये जो हम रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, तो ये सब आ जाएगा इंटरनल में। अब एक एक को डिस्कस करते हैं। अब है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, मतलब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कौन कौन से हैं जिससे हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला है एब्डोमिनल पाल्पेशन। एब्डोमिनल पाल्पेशन में हम क्या करते हैं, ये जनरली शीप और गोट में किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे हम शीप और गोट को दोनों टांगों के बीच में लेके और फिर हम उसका जो एब्डोमिनल एरिया है उसको पाल्पेट करते हैं। अगर हम वहाँ कोई हार्ड मास टाइप का अगर हमें फील हो रहा है तो उससे हम गेस करते हैं कि एनिमल में बी प्रेग्नेंट। उसके बाद है एग्जामिनेशन ऑफ अडर एंड टीट। अडर को देख के और उसके टीट को देख के, जैसे जैसे एनिमल होता है तो उनके अडर और जो टीट है ना वो थोड़ा बड़ा, यानी कि स्वेलिंग मतलब सोजन नहीं, वो थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे एनिमल प्रेगनेंसी के मतलब कि नियर पार्चुरेशन जाएगा उसका अडर डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसको देख के हम ये गेस कर सकते हैं कि एनिमल जो है प्रेग्नेंट है या नहीं। नेक्स्ट है फीटल बेलोटमेंट। फीटल बेलोटमेंट का मतलब है जब एब्डोमेन के अंदर फीटल का साइज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो जो एब्डोमिनल एरिया है वो एनलार्ज होता जाता है। तो उस एब्डोमिनल एरिया जो एनलार्ज हुआ है उसको देखकर हम ये गेस कर सकते हैं कि एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं। ये तो था एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में क्या क्या आ गया, एक तो अडर और टीट को देखकर, दूसरा एब्डोमिनल पाल्पेशन। एब्डोमिनल पाल्पेशन हम किस में करते हैं, शीप एंड गोट में। उसके बाद अडर एंड टीट हो गया, एब्डोमिनल पाल्पेशन हो गया, एंड थर्ड वन इज फीटल बेलोटमेंट, मतलब एब्डोमिनल एरिया है उसका साइज जैसे जैसे फीटस ग्रो करेगा उसका साइज इंक्रीज होता जाएगा। उस इंक्रीमेंट इन साइज मतलब एब्डोमिनल एरिया के जैसे जैसे फीटस का साइज बड़ा होगा, देयर इज इंक्रीमेंट इन द साइज ऑफ फीटस, तो उसी के हिसाब से जो एब्डोमिनल एरिया है वो भी एनलार्ज होता जाएगा। तो उसको देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं। अब नेक्स्ट आ गया इंटरनल एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, इंटरनल एग्जामिनेशन, अब जो इंटरनल एग्जामिनेशन इसको हम एक केस से समझते हैं। सपोज करो आप किसी वेटनरी डिस्पेंसरी में अपॉइंटेड हो और आपके पास एक ओनर आया है, वो या तो कैटल मतलब कि गाय लेके आया है या फिर भैंस, और वो आपके पास ले आके बोल रहा है कि मुझे ये पता करवाना है कि मेरा जो एनिमल है वो प्रेग्नेंट है या नहीं। तो आप क्या क्या करोगे, ये सारा प्रोसीजर आपको इंटरनल एग्जामिनेशन में लिखना है। सबसे पहले आप एनिमल को ट्रेविस के अंदर बांध दोगे। उसके बाद क्या करोगे, ग्लव्स, आप ग्लव्स पहनोगे लेफ्ट हैंड में। फिर उसके बाद उस लेफ्ट हैंड में जो जिसमें ग्लव्स है उसको उसके अंदर आप कोई ऑयल वगैरह, ताकि जो म्यूकस है उसको म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको इरिटेशन ना हो, तो आप क्या करोगे, थोड़ा ऑयल वगैरह लगा लोगे। फिर उस हैंड को कोन शेप में रेक्टम पे रखोगे। जैसे ही आप रखोगे एनिमल आपको अलाउ नहीं करेगा कि आपका हैंड अंदर जाए। आप उस हैंड को वहीं लगा के रखोगे। धीरे धीरे आपका
आप कोई भी मतलब कि प्रेशर अप्लाई नहीं करोगे, धीरे धीरे आपका जो हैंड है वो अंदर अपने आप जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, वो धीरे धीरे जैसे ही अंदर चला जाएगा आप सर्विक्स को पालपेट करोगे। सर्विक्स को पालपेट यानी कि सर्विक्स को लैंडमार्क लेके और फिर आप आगे जाओगे हॉर्न की तरफ। एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, दो हॉर्न होते हैं। मतलब कि ये जो बॉडी ऑफ यूट्रस थी ये आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड, एक लेफ्ट साइड का हॉर्न और दूसरा राइट साइड का। उसमें आप दोनों को बारी बारी पालपेट करोगे। अगर दोनों सेम साइज के हैं तो एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है, और अगर एक हॉर्न का साइज दूसरे हॉर्न के साइज से बड़ा है विच इंडिकेट एनिमल इज प्रेग्नेंट। अब इसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना, एक तो आपके जो हैंड है जो आपको एनिमल के रेक्टम के अंदर, आप एनिमल के रेक्टम के अंदर डालना है, उसमें कोई भी कड़ा अंगूठी वगैरह नहीं होनी चाहिए, आपके नेल्स ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जब आप हैंड पास करोगे उससे पहले आपको ऑयल वगैरह लगा लेना है, और आपको अपनी तरफ से कोई प्रेशर नहीं लगाना है। आपको जाके सिर्फ कोन शेप में रेक्टम पे रख देना, धीरे धीरे आपका हाथ वो है बिल्कुल अंदर अपने आप चला जाएगा। तो ये था इंटरनल एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन में आप क्या क्या करोगे, एनिमल को ट्रेविस में बांध दिया, उसके बाद आपने ग्लव्स पहना, फिर उसके बाद लिक्विड पैराफिन या ऑयल लगाया, उसके बाद अपना हैंड ले जाके कोन शेप में रेक्टम पे रख दिया। फिर धीरे धीरे जैसे ही हैंड अंदर जाएगा आपको सर्विक्स पालपेट करना है। सर्विक्स पालपेट करते करते आप हॉर्न ऑफ द यूट्रस पे पहुंचोगे, वहाँ आपको दोनों हॉर्न पालपेट करने के देखने हैं। अगर दोनों हॉर्न का साइज सेम है तो एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होगा, और अगर एक का साइज़ बड़ा है और दूसरे का साइज़ छोटा है तो इसका वे इंडिकेट करेगा कि एनिमल प्रेग्नेंट है। ये हो गया इंटरनल एग्जामिनेशन। थर्ड है बायोकेमिकल एग्जामिनेशन। बायोकेमिकल मतलब किसी केमिकल की हेल्प से, या फिर बायोकेमिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, ये जर्नली मेयर के केस में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ब्लड ले लिया जाता है प्रेग्नेंट मेयर का, तो इसमें एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं PMSG, प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोप। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे जो प्रेग्नेंट एनिमल है उसका ब्लड ले लिया, तो उस ब्लड में ये जो हार्मोन है ना, ये 21 से 42 दिन के बाद सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बोल लें तो ये 40 दिन के बाद सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब ये 50 से 80 दिन होते हैं तो ये पीक लेवल पे पहुंच जाता है, और 150 दिन जब होते हैं प्रेगनेंसी के तो ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो 37 से और 150 दिन के बीच में जब ब्लड सैंपल लेके और इस हार्मोन को मेज़र करके हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई जो एनिमल है वो प्रेग्नेंट है या नहीं। तो ये हो गया बायोकेमिकल एग्जामिनेशन, मतलब कि ब्लड लिया, उसमें हार्मोन PMSG, प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिन। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, 40 दिन के बाद सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, 50 से 80 दिन में मैक्सिमम पीक पे पहुंच जाता है इस हार्मोन का लेवल, और 150 दिन के बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो 37 से लेके और 150 दिन के बीच में हम कभी भी ब्लड लेके इस हार्मोन की मात्रा को कैलकुलेट करके ये बता सकते हैं कि जो एनिमल है वो प्रेग्नेंट है या नहीं। नेक्स्ट है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, ये स्मॉल एनिमल्स के लिए किया जाता है, जैसे भाई बकरी हो गई, भेड़ हो गई, या बिच वगैरह में ये कॉमनली यूज होता है। इसमें एक्सरे वगैरह, एब्डोमिनल एरिया है ना, उसका एक्सरे लेके देखते हैं। उसमें हमें अगर एक्सरे होगा तो उसमें हम क्या देखेंगे, फीटस स्केलेटन दिखेगा हमें। जो फीटस स्केलेटन, उसकी बोन्स वगैरह, उनको देखकर हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि एनिमल प्रेग्नेंट है। और बिच के केस में तो उसको देख के हम ये भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बिच के अंदर कितने फीटस हैं। तो ये हो गया हमारा प्रेगनेंसी डायग्नोसिस। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन, बायोकेमिकल और रेडियोलॉजिकल। तो इसमें हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा प्रेगनेंसी डायग्नोसिस मेथड।
प्रेगनेंसी डायग्नोसिस मेथड में एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन, बायोकेमिकल एग्जामिनेशन और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या देखा था, हमने पूरा जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है सीक्वेंस में, जैसे कि ओवरीज, ओवरी के बाद फेलोपियन ट्यूब, बॉडी ऑफ द यूट्रस, हॉर्न ऑफ द यूट्रस, देन सर्विक्स, वेजाइना और वल्वा, वो एक एक पार्ट देखा और उसके डिफरेंट फंक्शन। अब जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें प्रेगनेंसी डायग्नोसिस जो स्पेसिफिक मेथड है इन केस ऑफ कैटल एंड बफेलो, और उसी के साथ एक टॉपिक होगा डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी।